हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10 साइंस बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। उसका ये लास्ट रिमेनिंग पार्ट रह गया है जो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक मैकेनिकल रिस्पॉन्सेज इन विच विल इज नॉट इन्वॉल्व, सो आर इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। तो जैसे हमें पता है इनवॉल्यूंटरी एक्शंस क्या होते हैं, जो हमारी विल यानी कि हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है, जो आपके ऑटोमेटिक अपने आप ही हो जाते हैं। उन सारे एक्शंस को हम क्या कहते हैं, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। तो वैसे ही रिफ्लेक्स एक्शन भी क्या है, एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन है, हमारी विल पे नहीं डिपेंड करता, अपने आप होता है। जैसे हमारी हार्ट बीट है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन में आती है ना, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस, लगातार कॉन्टिन्यूस होने वाले, ऑटोमेटिक, अपने आप ही। लेकिन कैसे रिस्पॉन्सेज है, मैकेनिकल, जिसमें फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन प्रिक्ड विद द नीडल और कम्स इन कॉन्टैक्ट विद हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखिए, अगर आपके हाथ में कोई चीज़ चुभ जाती है, सुई चुभ जाती है, कोई कांटा चुभ जाता है, ठीक है, या फिर आपका हाथ एकदम से किसी गर्म चीज़ से टकरा जाता है, तो क्या होता है, एकदम से आप हाथ हटा लेते हो, ठीक है, बिना कुछ सोचे। जैसे आपके हाथ में कुछ कांटा चुभ गया, कहीं पे आपने प्लांट में हाथ लगाया, तो आप एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लोगे जैसे वहाँ पे कुछ चुभेगा। और वैसे ही गर्म चीज़ में भी टच होने पर आप इमीडिएटली अपने हाथ को पीछे हटा लेते हो। तो ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शंस है। देन क्लोजिंग ऑफ आइज व्हेन फ्लैश्ड विद स्ट्रॉन्ग लाइट। अभी जैसे आप चल रहे हो रात में और एकदम से कोई आपकी आंखों पे टॉर्च मार दे ज़ोर से, ठीक है, एकदम से लाइट फ्लैश करेगी, तो आंखें क्या होंगी, अपने आप ही क्लोज हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। देन कफिंग, स्नीजिंग, यॉर्निंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स, गट पेरिस्टाल्सिस, ब्लड फ्लो एक्सेट्रा। खांसी होना, छींक आना, उबासी आना, आंखों का झपकना, या फिर जो आपके इंटेस्टाइन में अंदर जो भी आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसकी जो गट है ना, जो लाइनिंग होती है अंदर की, उसमें जो मूवमेंट है पेरिस्टाल्सिस, जिससे कि खाना भी पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, या जैसे ब्लड फ्लो करता है। तो ये सारी ही चीज़ें क्या हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, हमारी विल पर डिपेंड नहीं करते, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस हैं। ओके, अब हम देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शंस का मैकेनिज्म किस तरह से होते हैं ये। तो रिफ्लेक्स एक्शंस इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिसेप्टर ऑर्गन्स, स्पाइनल कॉर्ड ऑफ सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड इफेक्टर ऑर्गन दैट इज मसल्स या ग्लैंड्स। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो किन चीज़ों की कोऑर्डिनेशन यानी कि उनके आपस के तालमेल पर डिपेंड करता है। एक तो रिसेप्टर ऑर्गन जो कि रिसीव करेगा किसी स्टिमुलाई को, देन वो जाएगा सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एंड इफेक्टर ऑर्गन जो कि मसल्स या ग्लैंड्स होती हैं हमारी। इन सब चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है रिसेप्टर ऑर्गन। तो रिसेप्टर ऑर्गन वो होगी जहाँ पे आपके रिसेप्टर्स होंगे, यानी कि वो सेंस होंगी, वो सेंस ऑर्गन्स होंगे या सेंसरी सेल्स होंगी जो कि उस स्टिमुलाई को रिसीव करेंगी। तो वो सारी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हमारी स्किन में प्रेजेंट होती हैं। तो वो रिसीव करेंगी स्टिमुलस को और इनिशिएट करेंगी सेंसरी नर्व इम्पल्स को। तो रिसेप्टर ऑर्गन क्या है, जो रिसीव करता है स्टिमुलस को। जैसे हमने कहा था, हाथ अगर आपका किसी गर्म चीज़ में लग जाता है तो उस टाइम हाथ जो है वो क्या है, आपका रिसेप्टर, हाथ के अंदर जो सेल्स हैं, ठीक है, जो उस गर्माहट को फील करेंगे, वो हैं आपके रिसेप्टर ऑर्गन्स। और वो इनिशिएट करेंगे, इनकी स्टार्ट करेंगे एक सेंसरी नर्व इम्पल्स जो जनरेट होगी आगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ओके, देन जैसे रिसेप्टर ऑर्गन ने स्टिमुलस को रिसीव किया, उसने पास ऑन कर दिया सेंसरी नर्व फाइबर को। वो क्या करेगी, सेंसरी नर्व फाइबर कंडक्ट करेगी सेंसरी नर्व इम्पल्स को जो जनरेट की है रिसेप्टर ऑर्गन ने। तो ये कंडक्ट सेंसरी नर्व फाइबर कंडक्ट करती है सेंसरी नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती है। फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, वो एक्ट करती है एज अ मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या होता है, जो एक टाइप के सिग्नल को दूसरे टाइप के सिग्नल में चेंज करता है। तो इट एक्ट्स एज अ मॉड्यूलेटर एंड चेंजेस सेंसरी इम्पल्स इनटू मोटर इम्पल्स। तो जो अभी आपकी सेंसरी नर्व फाइबर से आ रही थी, दैट वाज योर सेंसरी इम्पल्स, उसको चेंज करती है मोटर इम्पल्स में, यानी कि मोशन वाली, जो कि मोटर इम्पल्स करेगी। देन मोटर नर्व फाइबर
वो क्या करती है, वो कंडक्ट करती है जो मोटर इम्पल्स जनरेट हुई है, तो ये कंडक्ट करती है मोटर नर्व इम्पल्स को जो कि स्पाइनल कॉर्ड से आई है और उसे देती है किसको, इफेक्टर ऑर्गन को। और इफेक्टर ऑर्गन क्या होते हैं, जिसको रिस्पॉन्ड करना है, तो रिस्पॉन्ड कौन करते हैं, या तो मसल्स या ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कैसे, कुछ सिक्रीट करके, हॉर्मोन्स को सिक्रीट करके, और मसल्स कैसे करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करके। देन है आपका इफेक्टर ऑर्गन, ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि गर्म हाथ आपका किसी गर्म चीज़ में लग गया तो वहाँ से जनरेट होगा आपका इम्पल्स, और जो वापस है लास्ट में इफेक्टर ऑर्गन जो है वो क्या होगा, रिस्पॉन्स देगा। यहाँ पे हाथ क्या करेगा, हाथ पीछे हट जाएगा तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सम मसल्स और सिक्रीशन फ्रॉम अ ग्लैंड। तो हमने कहा था रिस्पॉन्स दो तरह से दिया जाता है, या तो मसल्स के थ्रू या ग्लैंड के थ्रू। तो मसल्स क्या करती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगी, और जो ग्लैंड है वो सिक्रीशन कम या ज़्यादा करेगा डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का इम्पल्स आया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए आपके। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स आर्क। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपको रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। ये इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द पाथ फॉलोड बाय एन इम्पल्स फ्रॉम अ रिसेप्टर ऑर्गन टू एन इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, ये जो इम्पल्स है वो कहाँ से जाती है, कौन सा रास्ता फॉलो करती है रिसेप्टर से इफेक्टर ऑर्गन तक जाने के लिए, उस सारे ही पाथ को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क क्या है, स्टाइमुलस, जैसे कि गर्म चीज़ वो स्टाइमुलस हुई, उस जो स्टाइमुलस को किसने रिसीव किया, रिसेप्टर ऑर्गन्स ने, वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन ने के पास गया सिग्नल, देन स्पाइनल कॉर्ड के पास, देन मोटर न्यूरॉन के पास, देन इफेक्टर ऑर्गन के पास, और उसने रिस्पॉन्ड किया कैसे, मसल्स या ग्लैंड्स के थ्रू। ठीक है, अभी सबको हम अच्छे से डायग्राम से समझते हैं। ओके बच्चों, तो यह है आपका रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, आपको अच्छे से इसको ड्रॉ करना भी आना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे, किसी गर्म चीज़ में अगर आपका हाथ लग जाता है तो वो स्टाइमुलस है, तो किस तरह से एक्शन होता है रिफ्लेक्स आर्क, किस तरह से वो पाथ फॉलो होता है, तो वो देखते हैं। ये देखिए जैसे आपका हाथ टच होता है किसी गर्म चीज़ को, तो यहाँ पे हाथ में क्या प्रेजेंट है, आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। तो जो रिसेप्टर्स स्किन में प्रेजेंट हैं वो यहाँ से क्या करेंगे, इस गर्माहट को, इस सिग्नल को, स्टाइमुलस को रिसीव करेंगे, और यहाँ से किसको पास ऑन करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स को। सेंसरी न्यूरॉन से जाएगा स्पाइनल कॉर्ड जो कि पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वहाँ से फर्दर मैसेज ब्रेन को जाता है। और लेकिन रिफ्लेक्स आर्म में यहीं से आपका सिग्नल जो है मोटर न्यूरॉन के थ्रू पास ऑन होता है, क्योंकि मैसेज जब तक ब्रेन तक जाएगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, और उस टाइम तक आपका जो भी हार्मफुल स्टाइमुलस होते हैं वो काफ़ी हार्म या डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो ये काम है वो जल्दी होना चाहिए, तो वो सीएनएस के थ्रू यहीं से हो जाता है ब्रेन तक। ऑल्दो ब्रेन तक सिग्नल जाता है लेकिन उससे पहले ही एक्शन हो जाता है। कैसे, हाथ में यहाँ पे जो भी आपका स्टाइमुलस लगा है उसकी वजह से रिसेप्टर्स ने उसको रिसीव किया, वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल गया स्पाइनल कॉर्ड तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से रिले न्यूरॉन ने, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन से गया, फिर रिले न्यूरॉन ने जो सिग्नल है वो भेजा मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन ने इफेक्टर, ठीक है, इफेक्टर जो यहाँ पे क्या होगा, हाथ को पीछे हटना है तो मसल्स का एक्शन होगा, तो मसल्स जो प्रेजेंट है आर्म में वो क्या करेंगी, रिस्पॉन्ड करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और हाथ एकदम से आपका पीछे चला जाएगा। तो इस तरह से सारा एक्शन होगा किसका, रिफ्लेक्स आर्क का। ओके, देन है सिग्निफिकेंस, किसका सिग्निफिकेंस, रिफ्लेक्स आर्क का। ये क्या है, एक इसके टू फोल्ड सिग्निफिकेंस है। पहला क्विक रिस्पॉन्सेज, सेकंड प्रिवेंट ओवरलोडिंग। देखिए हमने क्या कहा, रिफ्लेक्स आर्क में जो एक्शन है वो कौन लेता है, स्पाइनल कॉर्ड जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना, विदाउट गोइंग इनटू द ब्रेन, पहले ही आपका एक्शन जो है वो हो जाता है, यानी कि रिस्पॉन्स हो जाता है। तो सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, पहला है क्विक रिस्पॉन्सेस। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है किसकी, रिफ्लेक्स आर्क की, या क्या सिग्निफिकेंस है, दोनों के लिए सेम आंसर लिखेंगे आप। तो फर्स्टली क्विक रिस्पॉन्सेस टू हार्मफुल स्टैमुलाई, जैसे अभी गर्म चीज़ में हाथ लग गया जल सकता है, तो ये भी आपका क्या हार्मफुल स्टैमुलाई है, इसके लिए क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए, जिससे पहले कि आपका हाथ ही ना जल जाए। तो टू हार्मफुल स्टैमुलाई सो दैट चांसेस ऑफ डैमेज टू बॉडी डिक्रीजेस। तो रिफ्लेक्स आर्क जो है एक क्विक रिस्पॉन्स है जिससे कि हार्मफुल स्टेमुलाई से आपको डैमेज कम से कम होगा। सेकेंड है प्रिवेंट ओवरलोडिंग,
किसकी ओवरलोडिंग? ऑफ ब्रेन। ठीक है, अब इतने सारी चीज़ें होती हैं हमारी, इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर हर चीज़ जो है वो ब्रेन के पास जाके ही हमारा रिस्पॉन्स आएगा तो इससे ब्रेन के पास क्या हो जाएगी? ओवरलोडिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा उसे। सो इट प्रिवेंट्स इट्स फटीग। फटीग मतलब थकान। ठीक है, तो अगर सारे ही एक्शन ब्रेन लेगा तो वो क्या होगा? जल्दी थक जाएगा। तो अगर ओवरलोडिंग से उसकी थकावट बढ़ेगी तो उसको रोकता है। तो रिफ्लेक्स आर्क की 2 सिग्निफिकेंस है, 2-fold सिग्निफिकेंस। फर्स्ट, क्विक रिस्पॉन्सेज, सेकेंड, इट प्रिवेंट्स ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट विल सी केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हॉर्मोन्स। तो जैसे हमने देखा था, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। हमने पढ़ा था पहले कोऑर्डिनेशन किस तरह से प्लांट्स में होती है, तो वहाँ पे कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता, सारा काम कौन करता है? केमिकल्स यानी कि हॉर्मोन्स। तो वहाँ पे सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। लेकिन एनिमल्स जो हैं या जैसे कि ह्यूमंस हैं वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं, तो खाली केमिकल कोऑर्डिनेशन से काम नहीं चल सकता, ना ही खाली नर्वस सिस्टम से। दोनों का साथ में होकर एक्शन करना से ही पूरा जो आपका कोऑर्डिनेशन है, बॉडी के एक्शंस हैं, वो कंप्लीट होते हैं। तो पहले हमने अब नर्वस सिस्टम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा पार्ट रहता था सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन का। तो पहले तो हमें देखना है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन की क्या ज़रूरत है ह्यूमंस में या एनिमल्स में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए। यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत तभी पड़ी होगी अगर आपका नर्वस सिस्टम जो है वो इस काम को पूरा नहीं कर रहा होगा, यानी कि कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी किसकी? नर्वस सिस्टम की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, देन विल कम टू द केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस सिस्टम है सर्टन लिमिटेशंस। फर्स्ट, कांट रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। जो नर्वस सिस्टम है, अभी हमने देखा ऊपर, अभी जितना भी हमने सारा पढ़ लिया था उसके बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सब कुछ। तो वहाँ पे जो आपका जो भी सिग्नल रिस्पॉन्स है या सिग्नल्स हैं वो हर एक सेल ऑफ बॉडी तक नहीं पहुँचते। सेकेंड, इट एक्सर्ट क्विक बट शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्सेज। एकदम से तो रिस्पॉन्स ले लेता है नर्वस सिस्टम, लेकिन वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट लिव्ड, थोड़े ही टाइम स्पैन के लिए होता है। देन दीज आर डिसकॉन्टीन्यूस। ये जो है कॉन्टिन्यूटी नहीं बना के रखते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्सेज होते हैं। दीज आर डिसकॉन्टिन्यूस इन फंक्शंस। तो ये 3 आपकी लिमिटेशंस हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए बोथ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या होता है? एक स्टेट कंडीशन, जो आपकी बिल्कुल बैलेंस्ड कंडीशन है हमारी बॉडी की, जिसमें कि हम बिल्कुल हेल्दी वर्क करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जब मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं तभी हमारी बॉडी का होम्योस्टैसिस जो है वो बना रहता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, नर्वस कंट्रोल और ये है एंडोक्राइन कंट्रोल। तो नर्वस कंट्रोल ऑलवेज क्विक एक्टिंग, जैसे भी हमने देखा था, क्विक एक्शन होता है इसमें। और एंडोक्राइन सिस्टम में मे बी क्विक एक्टिंग और एक्टिंग आफ्टर अ लैग पीरियड, यानी कि जल्दी भी रिस्पॉन्स हो सकता है या कुछ टाइम लेने के बाद भी रिस्पॉन्स हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। देन नर्वस कंट्रोल जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स जो हैं वो रिस्पॉन्स देते हैं एक्शन को या सिग्नल को लेकर जाते हैं, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में जो मैसेज आता है वो केमिकल्स की फॉर्म में जाता है, तो एज अ केमिकल मैसेंजर। वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में और यहाँ पे केमिकल की फॉर्म में। देन नर्वस कंट्रोल में है थ्रू नर्व फाइबर्स। जो आपका ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है वो कैसे जाता है? नर्व फाइबर्स के थ्रू। लेकिन जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें केमिकल्स जो है एज अ मैसेंजर वर्क करते हैं वो जाते हैं थ्रू ब्लड। ठीक है, तो तीनों डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, आपने सारे याद रखने हैं। अब हम डिटेल में देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डक्ट्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डक्ट्स 3 टाइप्स के हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड हिट्रोक्राइन। तो इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? दीज आर डक्टलेस। इनमें कोई भी डक्ट यानी कि जैसे हॉलो पाइप होती है ना आपकी सॉर्ट ऑफ, तो दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स एंड ऑलवेज सिक्रीट्स हॉर्मोन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? एक तो उसमें डक्ट नहीं होती है और हमेशा ही ये हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गए? जैसे कि थायराइड भी क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? थायरॉक्सिन। वैसे पैराथायरॉइड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि सिक्रीट करता है पैराथॉर्मोन। और पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि ट्रॉफिक हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। सेकंड है आपका
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन क्या होते हैं, इसमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। एंडोक्राइन डक्टलेस होता है, जबकि एक्सोक्राइन में डक्ट होती है। These are ducted glands. Their ducts either open on the body surface or inside the body to release their secretions. क्या कहा बच्चों इसमें, देखिए जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एक तो उसमें डक्ट्स होती हैं। डक्ट यानी कि जैसे मैंने कहा पाइप की तरह एक पर्टिकुलर आपकी ओपनिंग भी होगी उस पाइप की, एक तरफ से एक एंड से वहाँ सिक्रीट होगा कुछ ना कुछ केमिकल और दूसरी तरफ वो निकले। तो जो आपकी डक्ट ग्लैंड्स होती हैं एक्सोक्राइन सिस्टम में, वो या तो बॉडी सरफेस के ऊपर खुलती हैं या फिर किसी पर्टिकुलर पोजीशन में इनसाइड द बॉडी। एग्जांपल देखिए, जैसे लीवर है, लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस पढ़ा है हमने ऑलरेडी। तो ये जो बाइल है वो कहाँ से जाती है, बाइल डक्ट से। वैसे स्वेट ग्लैंड्स क्या हैं, स्वेट ऑन बॉडी सरफेस। तो जैसे हमने कहा था, ये जो आपकी डक्ट्स हैं वो कहाँ ओपन होती हैं, या तो बॉडी सरफेस पे या फिर इनसाइड द बॉडी। तो बाइल जैसे इनसाइड द बॉडी हो गया, और स्वेट जो है आपका जो पसीना निकलता है वो कैसे निकलता है, बॉडी सरफेस के ऊपर निकलता है। तो जो स्वेट ग्लैंड्स हैं इनकी डक्ट्स कहाँ ओपन होती हैं, बॉडी के सरफेस के ऊपर। देन आपका स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये भी आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि स्लाइवा को स्क्रीट करती हैं, कहाँ पर, इन द बक्कल कैविटी। देन मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, जो कि आपके मिल्क को कंडक्ट करती हैं, तो मिल्क को लेके जाती हैं निपल्स तक, जहाँ से कि फीड करते हैं। ओके, देन थर्ड टाइप का है हिट्रोक्राइन ग्लैंड्स। ये दोनों, हिट्रो मतलब दोनों टाइप के, एंडो भी और एक्सो भी। तो दीज आर पार्टली एंडोक्राइन एंड पार्टली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। कुछ हिस्सा इसका एंडोक्राइन सिस्टम की तरह वर्क करता है, कुछ एक्सोक्राइन की तरह। एग्जाम्पल हो गया पेनक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज। अभी सारे हार्मोन्स को हम इन हार्मोन और इन ग्लैंड्स को अच्छे से आगे भी स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट विल सी व्हाट आर हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ बॉडी, generally released in the bloodstream and have specific action on a specific target organ. तो क्या बोला, हार्मोन्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बहुत ही थोड़े अमाउंट में सिक्रीट होते हैं। और कौन सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और ये सीधा कहाँ मिलते हैं, जाके ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में मिल जाते हैं। और ये स्पेसिफिक एक्शन लेते हैं किसी स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन के ऊपर ही, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल मैसेंजर, या इनको इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो हार्मोन्स का ही दूसरा नाम केमिकल मैसेंजर्स भी है, बहुत ज़्यादा ये वाला वर्ड यूज़ होता है। इन्हीं को हम इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। नाउ डिस्कवरी कैसे हुई थी हार्मोन्स की, किसने की थी, कब की थी। तो फर्स्ट हार्मोन जो था दैट वाज डिस्कवर्ड बाय सेक्रेटिन ऑफ ड्यूडेनल लाइनिंग। तो पहला जो हार्मोन था, कौन सा हार्मोन था, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनल की लाइनिंग में प्रेजेंट था, दैट वाज सेक्रेटिन। और किसने इसको डिस्कवर किया था, विलियम एम बेलिस और E.H. स्टार्लिंग्स ने 1903 में। और जो टर्म है हार्मोन वो किसने दी थी, स्टार्लिंग ने दी थी, कब, 1905 में। ओके बच्चों, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स। तो दीज आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन सेल्स एंड ऑलवेज बायोलॉजिकल इन ओरिजिन। तो सारे ये जो केमिकल्स हैं वो बायोलॉजिकल ओरिजिन के होते हैं। एंड दीज आर रिलीज्ड इन ब्लड स्ट्रीम एंड हैव स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑन स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन, ठीक है। तो ये चीज़ हम अभी पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड दीज आर जनरली हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। तो जो बाकी के सारे बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे इनका वेट क्या होता है, कम होता है। केमिकली जो हार्मोन्स हैं दैट मे बी पेप्टाइड्स, जैसे कि वैसोप्रेसिन एक हार्मोन है जो पेप्टाइड्स फॉर्म का है। देन प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल ट्रॉफिक हार्मोन्स, ठीक है। प्रोटीन्स का टाइप का जो हार्मोन है दैट इज ट्रॉफिक हार्मोन। देन अमाइंस की फॉर्म में है एड्रेनालाइन। देन स्टीरॉइड्स की फॉर्म में है एस्ट्रोजन, जो कि ओवरी से सिक्रीट होता है, ठीक है बच्चों। देन सम हार्मोन्स आर क्विक एक्टिंग, फॉर एग्जांपल एड्रेनालाइन, ये जो है एकदम से क्विक रिस्पॉन्स देता है। अब इसको भी डिटेल में आगे देखेंगे। और यानी कि कुछ हार्मोन जो हैं वो क्विक एक्शन लेते हैं, लेकिन कुछ जो है काफ़ी स्लो एक्शन लेते हैं, बहुत ही काफ़ी टाइम के गैप के बाद, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया एग्जांपल, ओवरीज से सिक्रीट होता है। देन
देन हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर वक्त ही है कोई ना कोई हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, नहीं, जब भी उसकी ज़रूरत होती है तभी वो हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। देयर सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय अ फीडबैक मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोन्स जो हैं वो हमेशा कैसे उनका रेगुलेशन यानी कि कंट्रोल कैसे होते हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर फीडबैक मैकेनिज्म होता है। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपका थायराइड ग्लैंड से पैनक्रियाटिक है ना, पैनक्रियाटिक ग्लैंड से निकलता है आपका इंसुलिन। तो एग्जांपल में दिए, फॉर एग्जांपल इंसुलिन इज सिक्रीटेड ओनली व्हेन ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड राइजेस। जब इंसुलिन कब सिक्रीट होता है, जैसे हमने कहा हर वक्त कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है, जब उसकी ज़रूरत होती है तभी वो सिक्रीट होता है। तो जैसे कि इंसुलिन है इज सिक्रीटेड ओनली व्हेन ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में वो बढ़ जाता है एक पर्टिकुलर या नॉर्मल लेवल से ज़्यादा, जबकि इसका सिक्रीशन रिड्यूस हो जाता है जब ग्लूकोज का लेवल जो है एक नॉर्मल वैल्यू से डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये एक फीडबैक मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है कि कौन सा हार्मोन कितना सिक्रीट होना है। देन एक्सेस और डेफिशिएंसी लीड टू सर्टन डिसऑर्डर्स, तो किसी भी हार्मोन का एक्सेस में यानी कि एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा सिक्रीट हो जाना या उससे कम सिक्रीट होने की वजह से कुछ ना कुछ डिजीजेस जो हैं वो बॉडी में हो जाते हैं। देन अनलाइक प्लांट हार्मोन्स, जो एनिमल हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल करते हैं कंट्रोल्ड ग्रोथ को। क्या मतलब वो इसका, देखिए जैसे कि प्लांट है ना, तो प्लांट की तो कितनी भी हाइट बढ़ रही है कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स की, तो ऐसा इंसानों में तो नहीं है, कुछ स्पेसिफिक हाइट के बाद रुक जाता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि प्लांट्स में लीव्स हैं, कहीं भी निकल जाती हैं, कितनी भी निकल जाती हैं, उसका भी कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। लेकिन हमारे जैसे हाथों में फिंगर्स हैं, तो वो तो आपको पता है ना पर्टिकुलर उतनी ही नंबर की आती हैं, ऐसा नहीं कि जहाँ से भी फिंगर्स निकल जाएंगी, जितने भी निकल जाएंगी। तो यानी कि जो हमारे अंदर ग्रोथ होती है वो एक कंट्रोल्ड लेवल की ग्रोथ होती है। तो प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन्स में डिफरेंट इसी बात का है कि यहाँ पे कंट्रोल्ड ग्रोथ होती है उन हार्मोन्स की वजह से। ओके बच्चों, अब देखते हैं वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मैन। तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके एनसीईआरटी में दिए वो सारे मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखे हैं। फर्स्ट है थायराइड ग्लैंड। हम क्या पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और उसमें से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है। तो आपको हार्मोन और वो कौन से ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा है दोनों पता होने चाहिए। तो फर्स्ट है थायराइड ग्लैंड, कहाँ लोकेटेड होता है, ऑन वेंट्रल एंड लेटरल साइड्स ऑफ अपर पार्ट ऑफ विंड पाइप। जो गले में आपकी विंड पाइप होती है उसके दोनों तरफ प्रेजेंट होता है ये। ब्राउन कलर का, शील्ड लाइक और बाइलोब्ड है ना, ब्राउन कलर का होता है शील्ड की तरह, और बाइलोब्ड मतलब इसमें 2 लोब्स होते हैं, ठीक है, 2 लोब्स बने होते हैं। और ये सिक्रेट करता है कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसको हम आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि थायरॉक्सिन के अंदर क्या होता है, आयोडीन मिनरल का कंटेंट होता है। It acts as a regulator of metabolic rate of the body. Its primary function is to stimulate the metabolism of carbohydrates, proteins and fats in the cells to produce energy. तो हमें क्या क्या याद रखना है कि कौन सा हार्मोन है, कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होता है और उसका फंक्शन क्या है, और उससे कोई पर्टिकुलर डिजीज़ होता है तो वो भी याद रखना है। तो इसका फंक्शन क्या है, थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है ये एक्ट करता है एक रेगुलेटर का, जो भी हमारा अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसका मेटाबॉलिक रेट को ये रेगुलेट या कंट्रोल करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ये स्टाइमुलेट करता है किसके मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स के, उनका जो मेटाबॉलिक रेट है बीएमआई जिसको हम बोलते हैं, तो उसको ये क्या करता है, स्टाइमुलेट या रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी की सेल्स में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और अगर आपके बॉडी में थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से कौन सा डिजीज़ होता है, ग्वाइटर, जो आपका घेंगा रोग जिसको हिंदी में कहते हैं, स्वोलन नेक, वो आपका नेक वाला पोर्शन जो है काफ़ी फूल जाता है, ठीक है। तो ये था आपका थायराइड ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट विल सी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों, क्योंकि सारे ही ग्लैंड्स में से जो आपके हार्मोन सिक्रेट होने हैं उनको कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर, हमने ऑलरेडी पढ़ा था ब्रेन वाले सेक्शन में इसको। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ लोकेटेड इन द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। कैसी होती है, स्मॉल साइज की, पिंकिश कलर की और मटर के दाने की शेप की, पी शेप्ड, और इसमें 3 लोब्स होते हैं, एंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर। जो एंटीरियर लोब होता है वो फर्दर 7 टाइप्स के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है,
जबकि इंटरमीडिएट लोब सिर्फ एक पर्टिकुलर हार्मोन को और पोस्टीरियर फर्दर 2 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। ठीक है, तो जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है बेसिकली कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? ग्रोथ हार्मोन्स। ये सारे ही आपके ग्रोथ हार्मोन्स हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन, जो कि इसका फंक्शन क्या है? इट स्टाइमुलेट्स द ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। तो बॉडी के सारे ही ऑर्गन्स की जो ग्रोथ है उसको स्टाइमुलेट करता है कौन? ग्रोथ हार्मोन। और उसको कौन सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस के नीचे। वो कहाँ होता है? मिड ब्रेन में। ओके, नेक्स्ट है, थर्ड है हाइपोथैलेमस। तो ये भी ग्लैंड है, कहाँ प्रेजेंट होता है? वही ब्रेन में, डायनसेफेलॉन के थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता है। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? तो उसे कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। और ये हार्मोन्स क्या काम करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जैसे अभी मैंने बताया पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 लोब्स होते हैं। जो एंटीरियर लोब है वो फर्दर 7 टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है। तो कब वो सिक्रीट करेगा? जब उसको ऑर्डर देगा कौन? रिलीजिंग हार्मोन। जो हाइपोथैलेमस है वो बताएगा उसको, एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज करेगा जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को पता चलेगा कि कौन से हार्मोन को सिक्रीट करना है। तो ये हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करती है, जो फर्दर किसको रेगुलेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो भी हार्मोन्स निकलेंगे उसको ये रेगुलेट या कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट है आपका पैनक्रियाज ग्लैंड। पता ही सबको कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द लूप ऑफ ड्यूोडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा है पिछले वाले वीडियोस में। तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम पार्ट में पैनक्रियाटिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कैसी होती है? लंबी सी, इलोंगेटेड एंड येलो कलर की होती है। और जैसे हमने पढ़ा था ये क्या है? हेट्रोक्राइन, यानी कि दोनों ही टाइप के हेट्रोक्राइन ग्लैंड है ये, यानी कि इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है वो किसका बना होता है? आइले ऑफ लैंगरहॉर्न्स। तो ये आपका एक साइंटिस्ट के नाम पे ये वर्ड है। तो यहाँ पे क्योंकि एंडोक्राइन पार्ट जो है इसका, इसमें काफ़ी सारे इरेगुलर शेप के ये सारे ग्लैंड्स होते हैं, तो उसको हम कंबाइन करके आइले ऑफ लैंगरहॉर्न्स बोलते हैं। तो जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड का एंडोक्राइन पार्ट होता है वो किससे बना होता है? आइले ऑफ लैंगरहॉर्न्स से बना होता है। अच्छा, इसका काम क्या है? कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करता है? तो इट सिक्रीट्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, तो ये मेन आप इंसुलिन के बारे में आपने याद रखना है। ऑल्दो दोनों ही हार्मोन्स सिक्रीट करता है पैनक्रियाज। इट सिक्रीट्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। और इसका काम क्या है? जो हार्मोन्स है इनका फंक्शन क्या है? दे रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। तो इंसुलिन का मेन काम ही क्या है? ब्लड में कितना शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना है, ये इंसुलिन के सिक्रीशन पे ही डिपेंड करता है। अगर शुगर लेवल जो है ब्लड में वो बढ़ जाता है तो उसको डिटेक्ट कर देती हैं पैनक्रियाटिक सेल्स, जो कि रिस्पॉन्स करती हैं बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन। अगर इंसुलिन का लेवल या शुगर का लेवल जो है ब्लड में वो बढ़ जाता है, ठीक है, शुगर का लेवल अगर बढ़ जाएगा तो ये किसको पता चलेगा? ये डिटेक्ट कर लेंगी कौन? पैनक्रियाज में प्रेजेंट सेल्स। फिर उनको रिस्पॉन्स करना है तो वो रिस्पॉन्स कैसे करेंगी? वो और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगी सो दैट शुगर का लेवल जो है वो कम हो जाए। और अगर ब्लड शुगर लेवल जो है वो फॉल कर जाता है, गिर जाता है किसी वजह से, तो इंसुलिन का सिक्रीशन जो है वो रिड्यूस, कम कर दिया जाता है। किसके थ्रू? पैनक्रियाटिक सेल्स के थ्रू। ठीक है, अब इसी के पार्ट में आपको डायबिटीज़ के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि डायबिटीज़ क्या होती है, इसका कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो डायबिटीज़ क्या है? ये एक डिजीज़ है इन विच ब्लड का जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। जो नॉर्मल लेवल है शुगर का ब्लड में, जितना नॉर्मल लेवल होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि वो डायबिटीज़ का पेशेंट है। कारण क्या है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन कम बन रहा है, इंसुलिन हार्मोन जो है वो पैनक्रियाटिक सेल जो है वो कम सिक्रीट कर रही हैं, उसके रीज़न कई सारे हो सकते हैं। तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। क्या बोला हमने? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स। जो पैनक्रियाज से इंसुलिन का हार्मोन सिक्रीट होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड जो शुगर लेवल को ब्लड में कंट्रोल करने के लिए। किसी वजह से ये कम ज़्यादा हो जाएगा तो आपका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो जो डिजीज़ होता है उसे हम कहते हैं डायबिटीज़।
और इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसके लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं इंसुलिन हार्मोन्स के, जिसकी वजह से कि डायबिटीज़ के पेशेंट को का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, इट इज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन कैन हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ वन इज और एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी के जस्ट ऊपर, लोकेटेड अबव बोथ द किडनीज। और ये क्या सिक्रीट करती हैं, तो ये सिक्रीट करती हैं एड्रेनालाइन हार्मोन। एड्रेनल ग्लैंड जो कि किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होती है वो सिक्रीट करती है एड्रेनालाइन हार्मोन। और इसका फंक्शन क्या है, तो इट इंक्रीजेज हार्ट बीट। जब ये ज़्यादा सिक्रीट होगा तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, एमरजेंसी कंडीशन। जब भी एमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, जैसे कभी आपको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत पैनिक सिचुएशन है, तो इस तरह की सिचुएशंस में क्या होता है, हमारी बहुत दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हमें पसीना आने लगता है, ब्लड प्रेशर एकदम से राइज हो जाता है। तो ये सब किस वजह से होता है, जब एड्रेनालाइन हार्मोन जो है वो ज़्यादा सिक्रेट होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब भी हमारी इस तरह की जैसे हार्ट बीट बढ़ रही है, रेस्पिरेशन सब कुछ हो रहा है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एक ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत कब होती है, इमरजेंसी कंडीशंस क्या होती हैं, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। इसे 3F हार्मोन भी कहते हैं, इसीलिए किसको, एड्रेनालाइन हार्मोन को। फाइट, जैसे आपका किसी से फाइट हो रही है तभी ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ कर जाती हैं। फ्लाइट का मतलब उड़ना तो नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ आप भाग रहे हो, किसी से डर के भाग रहे हो। ठीक है, तो फ्लाइट वाला किसी भी वजह से कोई आग लग गई, आपको जल्दी से भागना है, तो उस सिचुएशन में भी ये सब चीज़ें आपकी इंक्रीज़ हो जाती हैं। फ्लाइट, बहुत डरे हुए आप, तब भी ये सब चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती हैं। और इन सभी सिचुएशंस में ये वाला हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है, इसी वजह से आपकी सारी हार्ट बीट और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो एड्रेनालाइन हार्मोन को ही क्या बोलते हैं हम, 3F हार्मोन। 3F का मतलब फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। ओके, बट इट डिक्रीजेज द ब्लड फ्लो टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन। अब जब ये वाला आपका एड्रेनालाइन हार्मोन बढ़ेगा इस वाली कंडीशन में, तो हमने जैसे पढ़ा हार्ट बीट रेट बढ़ रही है, रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो सारा का सारा जो है ये चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। तो उस टाइम पे जो ब्लड फ्लो है इस तरफ बढ़ जाता है, लेकिन वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और स्किन की तरफ को ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो एक तरफ बढ़ गया तो ऑब्वियसली बाकी बची हुई चीज़ें जहाँ पे कि कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है सच, तो वहाँ पे उस टाइम पे ब्लड का फ्लो जो है वो डिक्रीज कर जाता है। ओके, नेक्स्ट है सेक्स हॉर्मोन्स। तो मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंट है। मेल्स में होता है टेस्टिस ग्लैंड, जहाँ से टेस्टिरोन हार्मोन सिक्रीट होता है। तो टेस्टिस ग्लैंड्स क्या हैं, दिस लाइज इन द स्कॉटल सैक्स बिटवीन द लेग्स इन मेल्स। तो जो उनका मेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, पेनिस के नीचे ये आपके सेक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर आपके टेस्टिस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। दिस क्रिएट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और इसका फंक्शन क्या है, इट चेंजेस, इसकी वजह से जो चेंजेस बॉडी में आते हैं, जिसे हम पबर्टी पे जो भी चेंजेस आते हैं मेल्स के अंदर, जब भी वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अचीव कर रहे होते हैं, उस टाइम पे जो सारी बॉडी में चेंजेस आते हैं वो इसी हार्मोन की वजह से आते हैं। ठीक है, तो दीज आर द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जो भी जब आपके मेल्स जो हैं वो पबर्टी लेवल पे आते हैं तो उनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, फेशियल हेयर, दाढ़ी मूंछ आने लगती है, डीपनिंग ऑफ वॉइस, है ना, आवाज़ काफ़ी भारी हो जाती है, इंक्रीज हाइट बढ़ जाती है, एंड ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, जो कंधे हैं वो चौड़े हो जाते हैं। तो जिस तरह से वो जब मैच्योरिटी लेवल में पहुंचते हैं पबर्टी लेवल पे, उस टाइम पे ये वाला हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है, उसकी वजह से ये सारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। ओके, जैसे सेक्स हार्मोन जो मेल्स में है वो है टेस्टोस्टेरोन्स, वैसे ही फीमेल में होता है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन्स पढ़ेंगे हम पहले। तो कौन सिक्रीट करता है, ओवरीज सिक्रीट करती हैं। कौन सी ग्लैंड है, ओवरीज। कहाँ लोकेटेड होती हैं, एब्डोमेन में, बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन में, लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन एरिया, जस्ट बिहाइंड एंड आउटर टू द किडनीज ऑफ फीमेल्स। तो जो किडनी वाला पोर्शन है उसके पीछे वाले पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो आपको क्या याद रखना है, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, पेट के बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन, उसको एब्डोमेन कहते हैं। तो इट इज़ लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन एरिया, जस्ट बिहाइंड एंड आउटर पार्ट ऑफ किडनीज इन फीमेल्स। और ओवरीज क्या सिक्रीट करती हैं, एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरोन्स। फंक्शन क्या है एस्ट्रोजन का,
ये ग्रोथ और फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, जैसे मेल्स में होता है वैसे ये फीमेल्स में। लाइक उस टाइम पे जब भी आपका पुबर्टी लेवल आता है फीमेल्स में, तो फैलोपियन ट्यूब्स का बनना, उसकी ग्रोथ, यूट्रस की ग्रोथ, ये सारी जो चीज़ें हैं किससे एसोसिएटेड होती हैं, पुबर्टी इन फीमेल्स। तो उस टाइम पे जो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन है उसकी वजह से सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। और फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ये वाला हार्मोन सिक्रीट होता है, तो ये क्या करता है, ये स्टॉप कर देता है ओव्यूलेशन और स्टाइमुलेट कर देता है इम्प्लांटेशन ऑफ फीटस, सो मेंटेन्स प्रेगनेंसी। ये सारी चीज़ें जो है हम रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में डिटेल में इनको समझेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ ग्लैंड, उससे निकलने वाला हार्मोन और उसका बेसिक फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये इसी में आपका एक और पार्ट आता है आयोडीन के बारे में भी क्वेश्चन आता है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन की इम्पोर्टेंस क्या है, जो आपका आयोडाइज सॉल्ट है दैट इज़ नेसेसरी बिकॉज आयोडीन मिनरल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ थायरॉक्सिन hormone secreted by thyroid gland, and thyroxine regulates the metabolism of carbohydrate, fat and proteins. So we must consume iodized salt which is necessary for the proper functioning of thyroid gland. Its deficiency causes goiter या swollen neck. तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी अभी पीछे पढ़ ली हैं। आपको केवल अलग से क्वेश्चन आता है कि आयोडीन का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में। तो आयोडीन की इम्पोर्टेंस क्या है, जो आपका थायराइड ग्लैंड है जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको आयोडीन की नेसेसिटी होती है। तो वो आयोडाइज्ड सॉल्ट इसलिए हमें खाना चाहिए ताकि वो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो नॉर्मल लेवल पे सिक्रीट हो, क्योंकि उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सी डिजीज़ होती है, ग्वाइटर डिजीज़ हो जाता है। ओके बच्चों, तो आपका एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, ये डायग्राम भी आपको बनाना आना चाहिए। इसमें सारे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिए हैं ह्यूमन बींग्स में, मेल में भी और फीमेल में भी। तो ऑल्दो बाकी सारे सेम ही हैं, सिर्फ आपका रिप्रोडक्शन वाले जो आपके सेक्स हार्मोन्स हैं सिर्फ वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए अब आपका मेल का सेक्शन है, ये फीमेल का सेक्शन है। सबसे ऊपर आपका दिया है पाइनियल ग्लैंड, इसको हम स्लीप अवेक ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि जो पाइनियल ग्लैंड है यहाँ प्रेजेंट होता है ब्रेन में, या आपका सोना और जागने जो है वो इसी के सिक्रीशन पे डिपेंड करता है। देन है आपका हाइपोथैलेमस, अभी पढ़ लिया इसके बारे में, यहाँ पे सिचुएटेड होता है डायंसेफेलॉन के नीचे। देन पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। देन यहाँ पे नेक में थायराइड ग्लैंड, और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड होता है, और यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा नीचे पोर्शन में विंड पाइप के नीचे यहाँ पे थाइमस प्रेजेंट होता है। ये सारे क्या हैं, आपके ग्लैंड्स हैं। कौन से, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिनमें से कि हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं। देन नीचे आ जाते हैं, ये सारे आपके ऊपर वाले पोर्शन में आएंगे। देन आपका किडनीज के पास यहाँ पे एडर्नल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, और इसी के बीच में यहाँ पे पेनक्रियास, ये भी एक हिट्रोक्राइन ग्लैंड है। देन ये मेल्स में जो हमने कहा था उसके जेनिटल्स में प्रेजेंट होता है टेस्टिस, ठीक है, ये बॉल जो आपको दो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं टेस्टिस हैं, इसमें से आपके टेस्टोस्टेरोन्स सिक्रीट होता है, ये वाला हार्मोन। फीमेल में देखिए ऊपर सेम ही है, पाइनियल ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, यहाँ पे पेनक्रियास, एडर्नल ग्लैंड्स, और यहाँ पे ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, दोनों ओवरीज, और उसमें से रिलीज होता है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। तो दोनों ही डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से कर लेने हैं। तो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट।